हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th का चैप्टर करवा रही हूँ एनसीईआरटी से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें से बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं और इसको मैं आपको करवा रही हूँ। तो सबसे पहली बात जो सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारे पूरी बॉडी में जो है मूव करते रहता है, और चाहे न्यूट्रिशन हो, ऑक्सीजन है और जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है उनको ये एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फिर ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आप लोअर से उसमें जाओगे तो अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पे देखो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है, जो फर्स्ट है आपके पास में सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज, यानी जो पॉरीफेरा है या सीलेंट्रेट्स हैं, इसमें वाटर के थ्रू, क्योंकि इसमें ऐसे ब्लड वाली चीज़ नहीं होती है, तो वाटर के थ्रू जो है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर उसके बाद में चाहे गैसेज हो ये सब है तो उसके लिए जो है वाटर है। लेकिन जब अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए एक स्पेशल फ्लूइड है और वो ही जो है बॉडी में सब चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड। और ब्लड के साथ साथ में उसी ब्लड से एक और लिक्विड बनता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ। तो ये भी जो है ब्लड से ही बनता है। तो ये दोनों जो हैं पूरी बॉडी में हमारे घूमते रहते हैं, और टिश्यू टू टिश्यू जो है हर चीज़ को पहुंचाना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है ब्लड। अब ब्लड है, ब्लड से दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्ड एनसीईआरटी ने यूज़ करा है वही वो क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे जो उसके मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, एक तो है प्लाज्मा और एक है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्लाज्मा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड का 55% जो है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा। उसके बाद में अगर इसकी कैरेक्टर देखें तो ये स्ट्रॉ कलर मतलब होता है थोड़ा सा पेल येलो। स्ट्रॉ जो होता है, जो तिनके होते हैं जो जिस ड्राई होके जिसको गाय वगैरह खाती है, तो उस तरीके का इसका कलर होता है। फिर विस्कस यानी थोड़ा सा थिक है, और इसमें जो है ये 55% बना रहा है। उसके बाद में अगर हम इसका खुद का कंपोजिशन देखें, कई बार आता है तो इसमें आपको वाटर मिलेगा 90 to 92%। ये तो हो गया वाटर। तो आप इस तरह से यहाँ लिख लो कि सबसे पहले 90 to 92% आपको वाटर मिल रहा है। अब बचा कितना, 10%। अब 10% में सारी चीज़ें हैं, तो इसमें देखो ये हो गया। फिर उसके बाद में प्रोटीन 6 to 8%, और प्रोटीन भी कौन कौन से है, फाइब्रोनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन्स है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप इसके फंक्शन पढ़ोगे तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहली बात 6 to 8% है, और उसके बाद में यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट आपको प्रोटीन्स दिए हुए हैं, फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन्स। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखो फाइब्रोनोजन। अब देखो फर्स्ट आपका हो गया फाइब्रोनोजन, जिसका काम क्या है, जब ब्लड क्लॉट होता है तो उस समय इसका काम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिर उसके बाद में दूसरा है आपका ग्लोब्यूलिन। ये जो ग्लोब्यूलिन है इसका काम होता है इम्यूनिटी में, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में तीसरा हो गया आपका एल्ब्यूमिन। अभी जो एल्ब्यूमिन है ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को करता है। तो तीन है, तीनों के अलग अलग फंक्शन हो गए। उसके बाद में प्लाज्मा में आपको कुछ मिनरल्स मिलेंगे। ये मिनरल्स क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है। तो ये कुछ हैं, ये भी एक तरीके से जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को करते हैं। बाकी और भी काम है, जैसे सोडियम है तो NaCl का काम हो गया, कैल्शियम हो गया तो आपके इसमें यूज होगा मसल कॉन्ट्रैक्ट, मैग्नीशियम है तो राइबोसोम। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे काम आएगा। फिर उसके बाद में कुछ और कंपाउंड्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है। तो ये सारा जो कंपोजिशन है, तो आप जब करोगे तब आप सबसे पहले वाटर लिखोगे,
उसके बाद में प्रोटीन लिखोगे, उसके बाद में मिनरल्स लिखोगे, उसके बाद में कुछ केमिकल्स हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा कंपोजिशन आपका किसका है, प्लाज्मा का। फिर उसके बाद में देखो वैसे तो अपन ने अलग अलग कर ही लिया है, लेकिन उसके बाद में जो है इसका फैक्टर्स, कोगुलेशन, क्लॉटिंग, ये सब इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि सीरम क्या है, ठीक है। तो सीरम क्या है कि जब प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, फाइब्रोनोजन। तो अगर आपने प्लाज्मा में से माइनस कर दिया क्या, क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि फाइब्रोनोजन, तो ये जो बाकी चीज़ बची, फाइब्रोनोजन भी है, कैल्शियम भी है, तो ये जो है अगर आप निकाल देते हो तो बाकी बच्चा क्या पोर्शन क्या कहलाता है, सीरम। अब उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके भी अलग अलग नाम हैं। अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। तो अभी यहाँ दे नहीं रखा है, तो ये होता है आपका थ्रम्बोसाइट्स। तो ये इसके थोड़े से साइंटिफिक नेम हो गए। फिर अब यहाँ पे देखो वो था 55% और ये जो पोर्शन है ये क्या बनाता है, 45%। इसमें सबसे पहला है आपके पास में एरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। सबसे जो है ज़्यादा आपको एवरेज में मिलेगी, जैसे यहाँ दे भी रखा है कि अगर हेल्दी एडल्ट है तो उसमें आपको 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आपको आरबीसी मिलेगी। फिर उसके बाद में कि ये जो बनती है, ये कई बार आता है रेड बोन मैरो जो है उसमें ये बनती है। फिर उसके बाद में डिवॉइड न्यूक्लियस इज मोस्ट मैमल्स आर बाइकॉन्केव इन शेप। तो यहाँ पे जो अधिकतर है उसमें आपको किस तरीके से इसका शेप मिलेगा, बाइकॉन्केव। फिर है दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। तो इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। फिर देखो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हेल्दी है तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी मिलेगी, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट कर लेना, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml। तो 100 ml की अगर आप बात करोगे तो उसमें 12 से 16 यानी 12 to 16 ग्राम आपको मिलेगी। और यही जो है इसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करना। फिर उसके बाद में इसका जो लाइफ स्पान है वो है 120 डेज़, 120 दिन रहती है। और उसके बाद में फिर ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड कौन होता है, वो होता है स्प्लीन। फिर अपने पास में सेकंड आ गया डब्ल्यूबीसी। अब ये देखो जो डब्ल्यूबीसी है यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसके पास में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये होती है कलरलेस। फिर अगर अपन नंबर देखें, ये जो अपना ये बीच में अपना हो गया था कि जो आरबीसी है उस आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है। लेकिन फिर भी आप देख लो कि जब ये बनती है उस समय जो है न्यू बॉर्न जब होती है तब तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर में एब्सेंट हो जाता है। और इसके हमारे पास में मैमल्स के एक एक्सेप्शन है, कैमल और लामा, ये मैमल्स हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियस मिलता है। तो ये न्यूक्लियस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात तो जो न्यू बॉर्न है उसमें न्यूक्लियस मिलेगा, एडल्ट में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में कैमल और लामा जो हैं वो इसके एक्सेप्शन है जिनमें कि न्यूक्लियस मिलता है। अब ये देखो डिफरेंस हो गया। सबसे पहली बात, इसमें हीमोग्लोबिन है तो कलरलेस है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें न्यूक्लियस है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर अपन इसके क्वांटिटी देखें तो वो तो 5 से 5.5 था, यहाँ पे केवल 6000 to 8000 आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में इसकी जो लाइफ है वहाँ 120 डेज़ थी, यहाँ पे बहुत शॉर्ट है,
जैसे ही पैथोजन ही आए तो उसको ख़त्म करने के लिए ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो WBC है उस WBC को हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दो में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। फिर है न्यूट्रोफिल, इओसिन, बेसोफिल। ये तो हो गए आपके किसके। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो कि जो आपका ग्रेन्युलोसाइट है उसके भी 3 हैं आपके पास में। कौन कौन से? न्यूट्रो, इओसिन और बेसोफिल। ये किसके हो गए? आपके ग्रेन्युलोसाइट के। और जो नॉन ग्रेन्युलोसाइट है या ए ग्रेन्युलोसाइट है जिसको आप दूसरा कर सकते हो एनजी। एनजी के 2 हैं आपके, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। लिम्फोसाइट में भी आप देखोगे तो 2 होते हैं आपके, बी और टी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी 60 to 65, ये ध्यान रख लेना। और जो ये मान लीजिए कि सबसे कम है वो कम कौन सी आपकी? बेसोफिल, जो कितनी है? केवल 0.5 to 1%। फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स हैं, ये 6 to 8% आपको मिलेगी। उसके बाद में देखो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फैगोसिटिक। फैगोसिटिक मतलब होता है खा जाना या उनको डिस्ट्रॉय कर देना। जो भी बाहर के पैथोजन है फॉरेन जो उनको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक। फिर है बेसोफिल, सीक्रेट हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो कि जो बेसोफिल है उनसे ये निकलते हैं। और ये जो है अभी आप जो अगर आप जेट के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें इन्फ्लेमेटरी में जो है इनका काम होता है। जब कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो उस समय जो है ये सूजन, इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है सूजन करती हैं ताकि जो है पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पाए। फिर है हमारे पास में इओसिनोफिल, ठीक है, ये भी जो है इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो ये आपको दे रखा है आरबीसी है, तो ये आपकी आरबीसी हो गई। फिर ये प्लेटलेट्स हैं। फिर ये आपके यहाँ डिवीज़न दे रखा है, तो ये 1, 2 और 3 ये आपकी ग्रेन्युलोसाइट हो गई और 1 और 2 ये आपकी होगी एक ग्रेन्युलोसाइट। तो इस तरह से आप इसको डिवीज़न कर सकते हो। इसमें आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है बहुत जो है, वहाँ तो न्यूक्लियस नहीं थे और यहाँ इओसिनोफिल में इतने। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे भी बहुत सारे जो है आपको इसमें जो है लोब्स मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगी और बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेंगे, जबकि जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होते। नेक्स्ट अपने पास में है, देखो वो हो गया। फिर उसके बाद में लिम्फोसाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 20 to 25% है। और ये जो है बी और टी सेल में जब आप इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बी और टी, जिसमें टी जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है बी से। फिर यहाँ पे देखो बी और टी इनका रिस्पॉन्स फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसके लिए रिस्पॉन्स होती है। अब उसके बाद में है नेक्स्ट हमारे पास में थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? ये आपकी प्लेटलेट्स हो गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसकी जो है 1.5 लाख to 3.5 लाख इसकी क्वांटिटी हो गई। फिर उसके बाद में ये जो है ये भी कई बार आता है मेगा कैरियोट्स। ये जो बनती हैं ये बनती हैं बोन मेरो की एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, तो उससे बनती हैं। फिर उसके बाद में सब्सटेंस प्लेट्स है वेरी, और इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोagulation और क्लोटिंग में हेल्प करना। फिर उसके बाद में अगर जैसे मान लीजिए इसमें नहीं होता है हमारे प्लेटलेट्स, तो उससे जो है क्लॉटिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो डिजीज़ है जिसमें कि ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, तो वो किसके कारण होता है? थ्रोम्बोसाइट्स के कारण। अब हमारे पास में नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप जो है ये सिंपल सा है। हमारे पास में 3 ब्लड ग्रुप हैं, एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। तो इस तरह से हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप्स हैं।
अब ये जो चारों ब्लड ग्रुप्स हैं ये किसके थ्रू जो है हमारे पास में अलग अलग होते हैं। तो ये जो टेबल है ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार आता है। तो ये तो सबसे पहले हो गए आपके ए बी और ओ। अब देखो इसमें एंटीजन है। अब ध्यान रखना, ए वाले में एंटीजन सेम है लेकिन एंटीबॉडी है वो डिफरेंट है। फिर उसके बाद में ये बस ए और बी का ध्यान रखना, अगर एंटीजन पूछा जाता है तो ए में ए है, बी में बी है, लेकिन अगर एंटीबॉडी का पूछा जाता है तो ए में बी है और बी में ए है। फिर उसके बाद में डोनर ग्रुप, तो हमारा जो ए वाला है वो ए को दे सकता है, सॉरी इसको जो दे सकता है वो कौन दे, ए दे सकता है, और दूसरा ओ तो कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ये किसी भी ग्रुप को दे सकता है। फिर उसके बाद में बी है तो इसका अपोजिट हो गया ए, और ये ले सकता है, इसके डोनर ग्रुप हो गए बी और ओ। फिर हमारे पास में ए बी है, ए बी के पास में एंटीजन दोनों हैं लेकिन एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है, इसलिए ये सब ग्रुप से खुद के ए बी से भी ले सकता है, ए से, बी से, ओ, तो ये यूनिवर्सल क्या है, रेसिपिएंट, यानी ये किसी से भी ले सकता है। इसी का जो अपोजिट है इसमें आपको एंटीजन नहीं मिल रहा है लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं, इसलिए ये केवल ओ ग्रुप से ही ले सकता है, बाकी ओ और किसी ग्रुप को दे सबको सकता है लेकिन ले केवल ओ ग्रुप से ही सकता है। तो इसीलिए हम ओ ग्रुप को तो बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये जो है कई बार इसमें क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आ जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि नया टॉपिक है, ये है RH ग्रुपिंग। RH एक एंटीजन है, इस एंटीजन को जो है जिसमें डिस्कवर किया गया था वो किया गया था उस मंकी का यहाँ नाम दे रखा है रिसस मंकी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, RH। अब देखो अगर हम वैसे देखें तो जिनमें है वो तो हमारे कहलाते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं है वो कहलाते हैं RH नेगेटिव। हालांकि जो है अधिकतर 80% हैं वो RH पॉजिटिव ही होते हैं, RH नेगेटिव आपको कम मिलेंगे। अब इसमें और तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, यानी अगर फीमेल है RH नेगेटिव और मेल है RH पॉजिटिव, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो प्रेग्नेंट मदर RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, तो क्योंकि जब पहला वाला जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जो है जब RH पॉजिटिव है उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और ये जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो ये जैसे ही RH या स्पर्म एंटर करता है उसको ये क्या कर देती है, मार देती हैं या इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो RH एंटीजन जो है RH के अगेंस्ट बन जाते हैं, जिससे कि जो है सेकंड जो है वो सरवाइव नहीं करता है। तो ये जो इस पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो RH जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी के टाइम पे RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने से जो है एनीमिया, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड बहुत कम हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है और बच्चा जो है वो मारा जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और यहाँ पे जो है आजकल जो है फर्स्ट चाइल्ड के बाद में जो है एंटीबायोटिक और वो होती है रोगम, जो है रोगम जो है वो दे दी जाती है, जिससे कि ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती। तो ये जो है यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड अभी अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो है हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाती है जिनमें नहीं मिलता है,
तो सबसे पहली बात, इसमें एक बहुत बड़ी साइकिल चलती है, जिससे कि अगर हमें चोट लग जाती है और हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को तुरंत जो है रोका जाता है, और ताकि वो नहीं हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे देखो एक बहुत लंबा सा नेटवर्क है। तो सबसे पहले जो है अगर ब्लड निकलता है तो वहाँ पर एक थ्रेड फॉर्मेशन होता है, किसका, फाइब्रिन का। ये जो फाइब्रिन है ये कहाँ से आया है, जो आपने प्लाज्मा में पढ़ा था फाइब्रोनोजन। वो फाइब्रोनोजन जो है पहले तो डिसॉल्व होता है, लेकिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये अनडिसॉल्व हो जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिससे कि वो उसको रोकने का काम करता है। तो सबसे पहली बात, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। तो ये फाइब्रिन्स कहाँ से आए हैं, फाइब्रोनोजन से। डैमेज एलिमेंट, बट फाइब्रिन फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनोजन। ये ध्यान रखना, ये इनएक्टिव होता है और डिसॉल्व रहता है, लेकिन जैसे ही होता है वैसे ही पैंजिम जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में थ्रोम्बिन एंजाइम होता है, जिसकी प्रेजेंस में जो है फाइब्रोनोजन किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में। फिर उसके बाद में ये भी है कि जो थ्रोम्बिन एंजाइम है वो थ्रोम्बिन एंजाइम भी इनएक्टिव रहता है। अगर वो एक्टिव रहेगा तो ब्लड के अंदर भी काम करता रहेगा। तो सबसे पहली बात कि जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन भी प्रोथ्रोम्बिन की जो है इनएक्टिव स्टेज में रहता है, और इसको भी किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स इज थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड अबव। अब इसके लिए, इसको एक्टिव करने के लिए हमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म द सीरीज ऑफ लिंक एंजाइम रिएक्शन। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि कास्केड प्रोसेस, ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कास्केड प्रोसेस है जिससे कि पहले आपका प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन में चेंज होगा, फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। फिर इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेज। द इंजरी ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स एक्टिवेटेड, certain factors release tissues साइड द इंजरी और कैन इनिशिएटेड। अब उसमें जो और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि जब कोगुलेशन की बात आती है तो एक तो फाइब्रोनोजन, उसके बाद में कैल्शियम, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी इन्हीं के थ्रू जो है ब्लड का आपको सारा का सारा प्रोसेस मिलेगा, और एक पूरी सर्कल यहाँ पर रहेगी। तो ये यहाँ पर आज तक मैं यहाँ तक करा रही हूँ, फिर आगे का आपको कल कराऊंगी। और ये जो मेरा चैनल है इसको जो है ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट डालिए, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन जो है चैप्टर आपके NCERT के यहाँ तैयार कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।